स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो निकाय चुनाव में सपा रालोद गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। प्रत्याशियों को लेकर आमने सामने जयंत और अखिलेश। सपा ने रालोद के प्रत्याशियों के सामने उतारे अपने प्रत्याशी। मेरठ, बागपत, सहारनपुर सहित कई जिलों में प्रत्याशी उतारे हैं। मेरठ में सपा के मेयर प्रत्याशी के सामने रालोद प्रत्याशी देगा। रालोद के नेताओं ने आपात बैठक करके जयंत चौधरी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी बताई और अब मेरठ की सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने महापौर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। तो पश्चिम में गठबंधन युद्ध क्या है, इसे आपको समझाते हैं। पहली वजह मानी जा रही है मेरठ महापौर सीट, जहां पर जिस तरीके से ये रार देखने को मिल रही है, इसके बाद रालोद मेरठ में अपना प्रत्याशी चाहती थी। सपा ने सीमा प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया, यानी कि मेयर उम्मीदवार बनाया गया है सीमा प्रधान को। सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाने से रालोद की नाराजगी सामने आ रही थी, जिसके बाद अपना जो प्रत्याशी है उतारने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जो बड़ी वजह मानी जा रही है वो है मवाना नगर पालिका परिषद। आरएलडी ने अय्यूब कालिया को अपना प्रत्याशी बनाया था और इधर सपा ने दीपक गिरी को रालोद के खिलाफ उतारा है। तीसरी बड़ी वजह की अगर बात की जाए तो बागपत की खेकड़ा सीट मानी जा रही है, जिससे ये रार बनी है। आरएलडी ने रजनी धामा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा ने संगीता धामा को टिकट दिया है। सपा के रवैये से रालोद के कार्यकर्ता नाराज है, अपनी नाराजगी रखी गई है। रालोद कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी से शिकायत की है। तो ये तीन बड़ी वजह मानी जा रही है जिससे जो गठबंधन है उसमें रार नजर आ रही है। सपा वर्सेस रालोद, क्योंकि एक मंच से हम साथ साथ है का नारा दिया जा रहा था, लेकिन अब ऐन वक्त पर जो गठबंधन में दरार है वो नजर आ रही है। इधर रालोद ने भी तैयारी कर दी है सपा के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारने की और जल्द ही जो मेयर प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और सनोज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनोज, जहां एक तरफ से गठबंधन की तरफ से हम साथ साथ है का नारा दिया जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर अब इस गठबंधन में दरार नजर आ रही है, क्या कारण माने जा रहे हैं? देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसा ही राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में नजर आ रहा है। इसकी तीन बड़ी वजह, चार बड़ी वजह हो सकती है। पहली बड़ी वजह यह है कि देखिए, यूपी में 17 नगर निगम है, लेकिन अब तक राष्ट्रीय लोकदल को किसी 17 नगर निगम में से किसी सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा का जो ताकत है या ऐलान करने नहीं दिया गया। अब आप सोचिए कि 17 नगर निगम में से अगर किसी पर भी राष्ट्रीय लोकदल नहीं लड़ेगी तो इसके क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैसेज जाएंगे। मेरठ और गाजियाबाद 2 नगर निगम मान रहे थे और मेरठ में समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी करते हुए यहां से सीमा प्रधान को चुनाव मैदान में उतार दिया। इसको लेकर जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता है वो पहले से बेहद नाराज नजर आ रहे थे। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय लोकदल अपनी पहली लिस्ट जारी करता है, जिसमें मेरठ की मवाना नगर पालिका पर अय्यूब कालिया को जो टिकट है वो दिया जाता है। और कल ये पता लगता है कि नरेश उत्तम पटेल का एक पत्र लेकर दीपक गिरी पहुंच जाते हैं कि समाजवादी पार्टी का मैं यहाँ पर प्रत्याशी हूँ। तो जब राष्ट्रीय लोकदल ने यह प्रत्याशी घोषित कर दिया था तो समाजवादी पार्टी को यहाँ प्रत्याशी उतारने की क्या जरूरत थी। पड़ोस के जिले बागपत को ले लीजिए, जो खेकड़ा नगर पालिका है, बेहद अहम नगर पालिका है और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने रजनी धामा को मैदान में उतारा। पता चलता है समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की, वहाँ संगीता धामा को उतार दिया। चूंकि बागपत को राष्ट्रीय लोकदल अपना गढ़ मानता है और कल समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल की घोषणा से पहले ही बड़ौद सीट पे, जिस पर उसका सबसे मजबूत दावा है, वहां पे अपना प्रत्याशी उतार दिया। सहारनपुर की कई ऐसी सीटें जहां राष्ट्रीय लोकदल ने प्रत्याशी घोषित किया, वहां समाजवादी पार्टी ने उतार दिया। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के मेरठ में तमाम बड़े पदाधिकारी रहते हैं, सबकी एक आपातकालीन बैठक हुई। जयंत चौधरी को कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की नाराजगी से अवगत करा दिया गया कि बेहद नाराज है। गठबंधन धर्म क्या कहता है, कुछ सीटों पर आप लड़िए, कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे, लेकिन जहां प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल घोषित कर चुका है वहां आप प्रत्याशी क्यों उतार रहे हैं। ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं, बीजेपी को फायदा मिल सकता है, बसपा को फायदा मिल सकता है और पार्टियों को फायदा मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि राष्ट्रीय लोकदल इतनी नाराज हुई कि यहां मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सीमा प्रधान के सामने राष्ट्रीय लोकदल महापौर सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है और तमाम निकायों में भी अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। गठबंधन में दरारें पड़ रही हैं, बहुत बड़ी ये दरारें गहरा रही हैं। इसका असर 2024 में भी पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि मेरठ की महापौर सीट पर कौन राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से आता है। कहीं ना कहीं इसमें खेल किसी का नहीं बिगड़ेगा, सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। अब देखने वाली बात यह भी होगी, चूंकि गठबंधन में एक तीसरा साथी है आसपा चंद्रशेखर, क्या इसमें दोनों नेताओं से बात करके कोई बीच का रास्ता निकालते हैं या फिर ऐसा होगा कि राष्ट्रीय लोकदल निकाय चुनाव में अपनी राह पर नजर आएगी, समाजवादी पार्टी अपनी राह पर नजर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं
बीजेपी की बात हो और बसपा की बात हो, इन दोनों पार्टी पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज तक के इतिहास में या तो यहां पर बीएसपी चुनाव जीती है मेरठ महापौर का, या फिर यहां पर बीजेपी जीती है। 3 बार बीएसपी, 2 बार बीजेपी। इस बार कौन जीतेगा ये भी अपना बड़ा सवाल है। लेकिन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, बेहद नाराज है कि जयंत चौधरी ने जो फैसला किया कि इन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए, आखिर अखिलेश यादव उन्हीं जगह अपने प्रत्याशी उतारकर आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत कहा जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल मजबूत गठबंधन है, अब उसमें कहीं ना कहीं गठबंधन में युद्ध शुरू हो गया है और ये युद्ध किस परिणाम तक, किस अंजाम तक जाएगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं लखनऊ और दिल्ली की कि आखिर जो हलचल है, आखिर ये हलचल कहां तक पहुंची है। क्या वाकई राष्ट्रीय लोकदल अब समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेगा? क्या दोनों वाकई निकाय चुनाव में आमने सामने हैं? नगर निगम के 90 वार्डों में भी करीब 50 वार्डों पर राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशी उतार सकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बागपत, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, ये तमाम यहाँ पर जो नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं, अब राष्ट्रीय लोकदल के दावेदार बहुत सारे हैं। अब उन्हीं लिस्टों पर मंथन हो रहा है और हो सकता है कि 1-2 दिन में इस पर फैसला हो जाए कि मेरठ महापौर कौन लड़ेगा, बड़ौद की सीट कौन लड़ेगा और जो नगर पालिका है उन पर कौन लड़ेगा। क्या गाजियाबाद नगर निगम सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल अपना प्रत्याशी उतार सकता है या बाकी और सीटों पर? चूंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर है, मेरठ है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है, ये 4 नगर निगम पश्चिम क्षेत्र के माने जाते हैं। क्या इन चारों सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाएगा? टेंशन दोनों तरफ है। उधर सीमा प्रधान मेरठ में टेंशन है, अतुल प्रधान विधायक की पत्नी है कि पूरी घेराबंदी करके लाए थे और अब राष्ट्रीय लोकदल कह रहा है कि यहां प्रत्याशी उतारेंगे। अब देखना यह होगा कि जहां बीजेपी की घेराबंदी की बात समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और आसपा कर रहे थे, आपस में इतनी रस्साकशी चल रही है, इसे कैसे दूर करेंगे? चलिए, बिल्कुल सरोज, अब देखने वाली बात है कि गठबंधन में बीच का रास्ता निकलता है या फिर समीकरण बिगड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वार उपचुनाव के लिए आज प्रत्याशी का ऐलान संभव माना जा रहा है। सपा भाजपा दोनों दल प्रत्याशी का ऐलान कर सकती हैं। 20 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तारीख है और आज माना जा रहा है कि नामों का ऐलान हो सकता है। 10 मई को स्वार सीट पर वोट डाले जाएंगे। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद से ये सीट खाली है। वहीं अगर 96 सीट की बात करें तो सपा ने यहां से कीर्ति कोल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया है, जबकि अपना दल ने यहां से रिंकी कोल को प्रत्याशी बनाया है। और अब बारी है स्वार सीट की। माना जा रहा है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी की तरफ से आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। सपा भाजपा दोनों दल प्रत्याशी का ऐलान कर सकते हैं क्योंकि 20 अप्रैल तक नामांकन की अंतिम तारीख है। 20 अप्रैल तक ही नामांकन किया जा सकता है और 10 मई को स्वार सीट पर वोट डाले जाएंगे। अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, कितना संभव माना जाए कि आज दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगी और किस पर इस बार भरोसा जताया जा सकता है पार्टी की तरफ से? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में एक तरफ जो स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं उसके लिए नामांकन चल रहा है। पहले चरण के लिए जो हम कहें नामांकन है वो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए नामांकन कल से शुरू हुआ है, 24 तारीख तक चलेगा। तो वहीं ये जो 2 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, एक स्वार है और एक मिर्जापुर की 96 सीट है, वहाँ पर उपचुनाव होना है। उसके लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और उसके लिए भी नामांकन चल रहा है। 20 अप्रैल नामांकन का आखिरी दिन है। अब आज 18 तारीख हो गई, तो ऐसे में एक जगह पर आप देखिए 96 सीट पर समाजवादी पार्टी ने हालांकि पहले ही कीर्ति कोल को कह दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे। कीर्ति कोल कौन है? जिसको विधान परिषद का चुनाव लड़ाया था, लेकिन कीर्ति कोल की उम्र कम थी और इसीलिए उनका पर्चा निरस्त हो गया था। बहुत सारे सवाल उठे थे समाजवादी पार्टी पर। इसीलिए जब वो सीट खाली हुई राहुल कोल के निधन से, जो अपना दल एस के विधायक रहे, तो उसके बाद फिर से कीर्ति कोल को वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया और उन्होंने पर्चा भी भर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपना दल एस ने वहाँ पर रिंकी कोल को कहा है, जो राहुल कोल की पत्नी है, उन्हीं को कहा है। और इसके पीछे देखिए एक वजह भी है कि कुछ सहानुभूति वोट भी जो है वो अपना दल को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से दोनों सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल अपना दल को दी थी, तो एक सीट तो ये मानिए कि मिर्जापुर की 96 सीट उन्हीं के पास है। इसीलिए लगातार हम क्या अनुप्रिया पटेल हो या फिर आशीष पटेल हो, वो लगातार वहाँ जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनके उम्मीदवार भी तय हैं कि रिंकी ही होंगे और वही पर्चा भरेंगे। पर स्वार सीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए क्योंकि वो अब्दुल्ला आजम की जब सदस्यता गई उसके बाद खाली हुई है। अब वहाँ किसको लड़ाया जाए? पहले जब आजम खां की सदस्यता गई वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने जिसको लड़ाया वो चुनाव नहीं जीत पाया। तो एक चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए और इसीलिए शायद इतना वक्त लग रहा है कि किसको लड़ाया जाए।
हालांकि जिसको आजम खां कहेंगे उन्हें ही लड़ाया जाएगा, पर अभी तक शायद आजम खां भी कोई नाम ऐसा नहीं बता पा रहे हैं या परिवार से या फिर किसी और का कि वो चुनाव लड़े। और इसके अलावा आप देखिए, पहले ये भी चर्चा थी कि स्वार सीट जो है इस बार शायद बीजेपी ले ले गठबंधन में, पर अब ऐसा नहीं है। वो सीट पहले भी अपना दल इसके पास थी गठबंधन में और इस बार भी अपना दल इसके पास ही रहेगी और हो सकता है कि अपना दल एस जो है वो जल्दी वहाँ पर जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं हमजा, उन्हें ही अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि हमजा लगातार यहाँ लखनऊ में अपना दल के जो अध्यक्ष हैं उनसे और जो पार्टी के अन्य नेता उनसे मिल रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी नेताओं के भी संपर्क में। तो कहीं ना कहीं अब ये नाम घोषित कब तक होगा, क्योंकि केवल आज का दिन है और 2 दिन और बचेंगे, उसके बाद फिर नामांकन खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि किस पर पार्टी की तरफ से भरोसा जताया जाता है, चाहे भाजपा की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो अतीक अशरफ हत्याकांड की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी पुलिस। एफआईआर कॉपी के साथ सीजीएम कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट सौंपेगी। 15 अप्रैल की रात अतीक अशरफ की हत्या हुई थी और पुलिस कस्टडी में दोनों की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अब ये जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड की जो रिपोर्ट है वो आज पुलिस सौंपेगी कोर्ट को। एफआईआर कॉपी के साथ सीजीएम कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट सौंपेगी। 15 अप्रैल की रात माफिया ब्रदर यानी कि अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी और पुलिस कस्टडी में दोनों की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसके बाद तमाम सवाल भी पुलिस पर उठे थे। हालांकि पुलिस ने हत्या के जो 3 आरोपी हैं, जो 3 शूटर्स हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन हत्याकांड की जो रिपोर्ट है आज वो कोर्ट को पुलिस सौंपेगी, जिसमें एफआईआर की कॉपी के साथ साथ सीजीएम कोर्ट में पुलिस अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। आईपीसी की धारा 302 के तहत ये कार्रवाई हुई है एफआईआर के 3 आरोपियों के खिलाफ और 3 आरोपी यानी कि 3 शूटर्स जिन्होंने माफिया ब्रदर्स की हत्या की थी उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लवलेश, सनी, अरुण जिन्हें प्रतापगढ़ जेल भेजा गया है और मोहम्मद मोइन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, आज पुलिस जो है रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी, क्या क्या और जानकारी मिल रही है इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के लिहाज से अगर हम देखें तो आज का दिन बेहद अहम साबित हो सकता है। दरअसल प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर ने इस हत्याकांड की जांच के लिए जो एसआईटी कल गठित की थी वो एसआईटी आज से अपना काम शुरू कर सकती है। हालांकि एसआईटी ने कल ही जो एफआईआर की कॉपी है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन आज एसआईटी जो है वो औपचारिक तौर पर काम शुरू हो सकती है और इस जगह आकर, यानी जो मौके वारदात है, ये जो प्रयागराज का कॉलविन हॉस्पिटल है, यहाँ गेट के पास, यानी इस जगह पर जहाँ पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, यहाँ पर एसआईटी पहुँच सकती है, मौका वारदात का मुआयना कर सकती है, समझ सकती है और उसके बाद ये भी संभव है कि 2-4 दिन के बाद रात के वक्त, यानी ठीक उसी वक्त यहाँ पर आरोपियों को भी ला करके क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जा सकता है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा सकती है। इसके साथ साथ एक संभावना ये भी है कि जो एसआईटी आज से काम करना शुरू करेगी वो आज ही प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दे सकती है, यानी जो तीनों आरोपी हैं उनको अपनी कस्टडी में लेकर के पूछताछ कर सकती है, क्योंकि तमाम राज ऐसे हैं जो अभी उजागर होने बाकी है। यानी ये तीनों हमलावर जो हैं इनके आपस में संपर्क कैसे हुए, तीनों एक ही मोटिव यानी एक ही क्राइम के लिए तैयार कैसे हुए, वेपन्स कहां से आए, पर्दे के पीछे कौन था, कितने और लोग सहयोग कर रहे थे, ये यहाँ पर आकर कितने दिनों से रेकी कर रहे थे, साथ साथ यहाँ पर कहाँ रुके हुए थे। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके राज अभी उजागर होने बाकी हैं। इसलिए ये तय है कि एसआईटी इन तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेगी, इनसे पूछताछ करेगी। हालांकि तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, इस वक्त हम मौके वारदात पे मौजूद हैं। ये कॉलविन हॉस्पिटल के देखिए गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कई, ये जो बाहर का एरिया आप देख रहे हैं, तमाम दुकानों पर, तमाम मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन पुलिस जो है वो घटना के कुछ घंटे बाद ही यहाँ पर आई थी और तकरीबन 50 की संख्या में जो डीवीआर हैं, डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया था। यानी अब जो सीसीटीवी में जुड़े हुए जो रिकॉर्ड हैं वो सिर्फ पुलिस के पास है और बाहर आने की इनकी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत चीज़ अहम हो जाती है कि ये जो कॉलविन हॉस्पिटल है, यहाँ पर 3
3 दिनों तक जो है वो अतीक और अशरफ को लाया गया था। तो अगर वो रिपोर्ट सामने आती है तो ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार अतीक और अशरफ को कौन सी बीमारियां थीं जिनके मेडिकल परीक्षण के लिए यहाँ पर लाया जाता था। एक और अहम बिंदु आपको बता दें कि आज जिला जज जो है वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में जो है अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, इसलिए उस मामले की जांच के लिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की जा सकती है। आज शाम तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम भी सामने आ सकता है। कई पीड़ित भी सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो ईडी है, ईडी अतीक अहमद के जुड़े हुए करीबियों से लगातार पूछताछ कर रही है। आज भी कई लोगों से पूछताछ किया जाना है। तो कहा जा सकता है कि आज भी पूरे दिन तमाम घटनाक्रम होंगे, पूरे दिन गहमा गहमी रहने की उम्मीद है और पूरे दिन एक तरफ सियासी बयानबाजी आज भी होगी, तो वहीं जो वारदात है, वारदात से जुड़े हुए तमाम तथ्य सामने आ सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है। रिपोर्ट में और किन किन बातों का जिक्र किया गया, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है इस मामले में। बहुत धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है, जहां निकाय के लिए भाजपा 21 या 22 अप्रैल को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। 7 नगर निगम सहित अन्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर रही है भाजपा। सभी जगहों से 3-3 नामों का पैनल भेजा जाएगा। नामों के पैनल को लेकर सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी और बैठक के बाद दिल्ली में नामों पर मोहर लगेगी, जिसके बाद नामों की घोषणा की जा सकती है। बड़ी जानकारी मिल रही है, 21 या 22 अप्रैल को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है भाजपा। 7 नगर निगम सहित अन्य उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जा रहा है भाजपा की तरफ से और सभी जगह से माना जा रहा है कि 3-3 नामों का पैनल भेजा जाएगा। अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, और क्या जानकारी है भाजपा की इस लिस्ट को लेकर? देखिए, बिल्कुल पहले चरण के लिए तो सारे नामांकन जो है वो हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी आपने देखा कि बीजेपी ने एक दिन पहले, यानी नामांकन जब खत्म हो रहा था उससे ठीक एक दिन पहले अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और फिर नामांकन के आखिरी दिन तमाम जगहों पर लोगों ने अपना नामांकन किया। पर इस बार तैयारी ये है कि जो दूसरे चरण में 7 नगर निगम है, इसके अलावा जो 95 नगर पालिका है और 268 नगर पंचायतें हैं, वहां पर उम्मीदवारों के जो नामों का पैनल है उसे बनाने का काम अब पार्टी ने शुरू कर दिया है। यानी जो पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, वो अब 1 या 2 दिन के भीतर 3-3 नामों का जो पैनल है वो उसे बनाकर भेजेंगे और यहाँ मुख्यालय पर भेजेंगे। उसके बाद एक कोर कमेटी की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, जिसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री सुरेंद्र धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि वो बैठक 20 या 21 अप्रैल को हो सकती है और उस बैठक के होने के बाद, जिसमें कि 7 जो दूसरे चरण में चुनाव होने मेयर के, उनके नाम होंगे और फिर प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन उन नामों को लेकर दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से जैसे हरी झंडी मिलेगी वो नाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी उतनी देर नहीं करेगी जितनी पहले चरण में हुई थी। अब की 24 तारीख नामांकन की आखिरी डेट है, तो उससे कम 2 दिन पहले ये नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि इस बार भी जो नाम है वो दिल्ली से ही फाइनल होंगे। अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रिहायशी इलाके में गुलदार घुस गया है। इलाके में घूमते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है गुलदार। आवारा कुत्तों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है और खौफ के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। थाना शेरकोट के नसीर दिवाला इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। नसीर दिवाला इलाके का ये मामला, और अब ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और आप देखिए किस तरीके से इस रिहायशी इलाके में ये गुलदार घूमता हुआ नजर आ रहा है। कई बार जो स्थानीय लोग हैं वन विभाग से भी इसकी शिकायत कर चुके हैं और अब जो ये गुलदार है एक बार फिर से इस इलाके में घूमता हुआ नजर आया है और पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की चहलकदमी कैद हो गई है। और आप देखिए आसपास के कई आवारा जानवरों को ये गुलदार अपना निवाला भी बना चुका है और अब गुलदार की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद वन विभाग भी अलर्ट हो गया है और अब कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है और आसपास के लोगों की तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस गुलदार को पकड़ा जाए, क्योंकि गुलदार के आतंक के चलते, खौफ के चलते लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और रिहायशी इलाके की तस्वीरें बताई जा रही है। बिजनौर इलाका, इससे पहले भी कई बार जो गुलदार है इन इलाकों में देखा गया है और एक बार फिर से ये गुलदार देखने को मिला है और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।